हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्रेडिट कंट्रोल। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है बैंकिंग या बैंक्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्रेडिट कंट्रोल या मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन एक ही टॉपिक होता है। तो क्रेडिट कंट्रोल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सेंट्रल बैंक या आरबीआई हमारे कंट्री में लोन्स के फ्लो को या क्रेडिट को कंट्रोल करता है, किस किस तरीके से कंट्रोल करता है। पूरा ये लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। मॉनेटरी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक चाहे किसी भी कंट्री का हो, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मॉनेटरी मैनेजमेंट, पैसे को मैनेज करना। इट रिलेट्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसका मतलब क्या है? पैसे की सप्लाई, मनी की सप्लाई को मैनेज करना पूरे कंट्री में। Large fluctuations in the volume of money gives rise to wide fluctuations in the value of money and create the problems of inflation and deflation. अगर fluctuations आती हैं वॉल्यूम ऑफ मनी में, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ मनी ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन आ सकती है। द सेंट्रल बैंक यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी फॉर अप्रोप्रिएट मॉनेटरी मैनेजमेंट। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी को इस्तेमाल करती है और मॉनेटरी मैनेजमेंट करने की कोशिश करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अवेलेबिलिटी एंड फ्लो ऑफ क्रेडिट with the public as well as cost and use of money for achieving certain predetermined objectives of economic policy। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक लोन्स को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और किस हिसाब से लोन्स की कॉस्टिंग, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और कहाँ कहाँ लोन्स दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से ये बनाता है। ठीक है। सिंस अ मेजर पोर्शन ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ बैंक मनी और बैंक क्रेडिट, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इज पॉसिबल थ्रू कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ बैंक क्रेडिट। तो हमें पता है कि बैंक्स जो हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स के थ्रू लोन्स दे के मनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो ज्यादातर इकोनॉमी में जो पैसा है वो बैंक मनी है या डिपॉजिट मनी है या क्रेडिट मनी है। तो इसी वजह से बैंक के क्रेडिट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। दैट इज वाई द मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो नोन एज द क्रेडिट पॉलिसी। इसीलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी को क्रेडिट पॉलिसी भी कहा जाता है। दस ब्रॉडली स्पीकिंग मॉनेटरी पॉलिसी is the policy pursued by central bank of a country to control and regulate the supply of money, cost and availability of credit in the country। ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी, बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक बनाती है, वही बात जिससे कि मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी या क्रेडिट पॉलिसी आर। तो मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी के मेन मकसद क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, देश तरक्की करे, प्राइस को स्टेबल बनाया जा सके, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन कर सकें जो कि हो नहीं पाती। ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में किया जा सके और स्टेबिलिटी इन द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया जा सके और ग्रोथ विद इक्विटी। तो ये सारे के सारे जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हर एक इकोनॉमिक पॉलिसी के इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री अडॉप्ट्स वेरियस मेथड्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक के पास कई मेथड्स हैं जिससे वो लोन्स की अवेलेबिलिटी या लोन्स की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकता है। दीज मेथड्स आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसको इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स किसके? क्रेडिट कंट्रोल के, या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या वेपन्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल एक ही बात होती है। दीज मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर जनरली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। तो सबसे पहले आ जाता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, जिसको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है। दीज मेथड्स seek to control overall quantity of credit and cost of credit in general। इस ये जो मेथड है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक ऐसा मेथड है जिससे मनी की या क्रेडिट की क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। दे अफेक्ट ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच डिपेंड अपॉन बैंक क्रेडिट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इस इंस्ट्रूमेंट का, ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड्स हैं, इनका पूरी की पूरी इकोनॉमी पे असर होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर एक सेक्टर पे असर होगा जो बैंक को इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर इम्पैक्ट ऑन ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इज यूनिफॉर्म। मतलब सारे के सारे सेक्टर्स पे सेम असर पड़ेगा। दे लीड
दे लीड टू ईदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टोटल बैंक क्रेडिट। इन्हीं की वजह से टोटल बैंक क्रेडिट या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है। 3 इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स आर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी आ जाता है। ठीक है, 3 मेन है मगर यहाँ 4 मेन कर देते हैं 3 की जगह। मैंने स्पीड स्पीड में लिख दिया होगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 4 मेन। ठीक है, और भी मैंने इनके बीच में काफी ज्यादा डाले हुए हैं। तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और भी एक दो मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिस्कस किए हुए हैं। दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड हैव बीन इन यूज फॉर डेकेड्स। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और कई डेकेड से ये यूज हो रहे हैं। कौन कौन से मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ, बैंक क्रेडिट ये वो सारा का सारा। ठीक है, तो अब मैं शिफ्ट होता हूँ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पे। ठीक है, पहले इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। These methods are designed to regulate the use and flow of credit for specific uses. ये जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये इस हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि एक अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जा सके कि किन किन जगह पे लोन्स जाएगा और किन किन जगह पे लोन्स नहीं जाएगा। समझ की बात, लोन्स के एलोकेशन से रिलेटेड होते हैं ये। ठीक है, दे डील विद एलोकेशन ऑफ क्रेडिट अमंग द ऑल्टरनेटिव यूजेस, कि कहाँ कहाँ पे जो लोन्स है किस किस सेक्टर में डिस्पर्स होगा। ठीक है, the main objective of qualitative credit control methods is to channelize the flow of credit from speculative and other undesirable uses to socially and economically useful purposes. मेन मकसद क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का होता है कि जो अनडिजायरेबल और स्पेकुलेटिव जगहें हैं वहां पे पैसा ना जाके, वहां पे लोन्स का फ्लो ना जाके, जो प्रोडक्टिव और यूजफुल पर्पसेस के लिए लोन्स फ्लो कर सकें। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स आर सॉरी रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्शन एक्शन लिख दिया मैंने, डायरेक्ट एक्शन लिखना था, रुको 2 मिनट, डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, और मॉरल सुएशन, पब्लिसिटी एटसेट्रा। दीज मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड एंड परफेक्टेड इन रिसेंट ईयर्स। इनको लगातार इस्तेमाल कर करके परफेक्ट हो गए हैं इसमें। अब ये इनका डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। 1 मिनट में पानी पी लूं, मेरा जो है गला वो बोल बोल के रुको 2 मिनट, बॉटल से पानी पी लूं। टीचर्स को ये काफी प्रॉब्लम होती है कि उनको बोल बोल के ना मतलब बोल बोल के गला थक भी जाता है और बैठ भी जाता है। तो चलिए हम फिर से आ जाते हैं। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या क्वांटिटेटिव मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स इन्फ्लुएंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इनडिस्क्रिमिनेटली। तो ये किसी भी सेक्टर्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता कि इस सेक्टर में पैसा जाएगा या दूसरे सेक्टर में पैसा नहीं जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो इनडिस्क्रिमिनेटली सारे सेक्टर्स पे सेम असर डालता है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, दीज इंक्लूड्स, ये जो मेथड्स हैं इसमें आ जाता है सबसे पहला बैंक रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। द बैंक रेट or the discount rate is the minimum rate at which the central bank gives loans and advances to commercial banks or rediscounts the approved bills of exchange and government securities held by commercial banks. तो simple words में जब भी छोटे बैंक को बड़े बैंक के पास, छोटे बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए, वो कमर्शियल बैंक्स लोन लेने जाते हैं सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक कहता है लोन तो दे दूंगा, मेरे को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करा, और सिक्योरिटी या तो कोई मतलब इस फॉर्म में होनी चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में होनी चाहिए, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी जमा करा और लोन ले ले। तो बैंक रेट वो रेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन्स देता है। समझ की बात। द बैंक रेट इज द टाइम ऑनर्ड टूल ऑफ रेगुलेटिंग द बैंक क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक रेट क्या है, एक टाइम ऑनर्ड टूल है कि इसने टाइम के लिए लोन दिया, इतने टाइम में वापस कर देना। ठीक है, द बैंक रेट इज वेरिएबल, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री चेंजेस इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बैंक रेट को टाइम टू टाइम चेंज कर दिया जाता है। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बाय मेकिंग चेंजेस इन द बैंक रेट। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, बैंक रेट को कंट्रोल करके, बैंक रेट में चेंजेस करके जो क्रेडिट है पूरी इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। द मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द बैंक रेट इज वेरी सिंपल। ये काफी सिंपल सा इसका है, कोई ज्यादा झोल झाल वाली बात नहीं है। The bank rate and the rate of interest charged by the commercial bank on their loans from their customers are interrelated. कैसे? ये सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, जिस रेट पे देगा उससे ज्यादा रेट पे फिर कस्टमर को लोन दिया जाएगा।
एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो ये इसको 5% पे देता है, ये इसको 8% पे आगे देता है, तो 3% का जो कट है वो इसका हो गया ना। तो अगर जो सेंट्रल बैंक है वो लोन का रेट बढ़ा देगा तो कस्टमर को भी लोन का रेट बढ़ा के ही देना पड़ेगा, जिसकी वजह से लोन की डिमांड जो है ऊपर नीचे हो जाएगी। A change in the bank rate also brings about corresponding change in the lending rates of commercial banks. अगर बैंक रेट चेंज होगा तो जो कमर्शियल बैंक्स के जो लैंडिंग रेट है वो भी चेंज होंगे। लैंडिंग रेट ऑफ कमर्शियल बैंक्स डिटरमिन्स द टोटल अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट बोरोड फ्रॉम देम टू डिटरमिन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। तो अगर उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, क्योंकि पीछे से सेंट्रल बैंक ने बढ़ा दिया है, अगर उन्होंने भी बढ़ा दिया तो लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, लोन्स ही नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहां से होगी। देयरफॉर by making appropriate changes in the bank rate, the central bank can control the volume and cost of credit indirectly by influencing the lending rate of the commercial banks. तो indirectly जो commercial banks है उनके loans को control किया जा सकता है through bank rate, ठीक है। Depending upon the needs of the economy, changes in the bank rate can be made by the central bank. जो इकोनॉमी की नीड है उसके हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, जो आरबीआई है, वो बैंक रेट में चेंजेस करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इकोनॉमी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई या काफी ज्यादा मनी सप्लाई हाई है, देयर इज अ नीड टू कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। अंडर सच सिचुएशन इट मे बी डिजायरेबल टू रेज द बैंक रेट। तो इस सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ा दिया जाएगा। बैंक रेट मतलब जो सेंट्रल बैंक आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है उस रेट को बढ़ा दिया जाएगा। और जब उस लोन रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो जो कमर्शियल बैंक्स आगे वो अपना रेट को बढ़ा देंगे। जब बढ़ाएंगे तो कम लोग लोन्स लेंगे। इंक्रीज इन द बैंक रेट वुड लीड टू अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम देयर कस्टमर्स। वो अपने कस्टमर से अब ज्यादा चार्ज करेंगे। अ राइज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल अफेक्ट द बोरिंग एडवर्सली। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो कोई बोरिंग थोड़ी ना करता है, कम करते हैं ना लोग। द हायर कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स वुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बोरोड फ्रॉम देम। तो उनसे कोई लोन लेने कम आएगा, कम लोन मतलब कम लोग आएंगे ना लोन लेने। देयर वुड बी अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट एंड फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर and thereby fall in aggregate demand which reduces the pressure on the price rise. तो अगर लोग लोन ही नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी, तो फिर प्राइसेस जो राइज हुए थे उन पे कंट्रोल आ जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, फॉर कंट्रोलिंग द डिफ्लेशनरी सिचुएशन, जिसमें मनी सप्लाई काफी लो है और एग्रीगेट डिमांड काफी लो है, तो सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द बैंक रेट। अब बैंक रेट कम कर दिया जाता है। अ रिडक्शन इन द बैंक रेट लीड्स टू फॉल इन द इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय द कमर्शियल बैंक्स। अब जब बैंकों को जिस रेट पे लोन मिल रहा है वही कम हो गया तो बैंक आगे कम रेट पे लोन देंगे, उसमें थोड़ा सा ही ऐड करेंगे ना। दिस वुड स्टिमुलेट द बोरिंग्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। इससे कमर्शियल बैंक्स की बोरिंग्स बढ़ जाएंगी। एज अ कंसिक्वेंस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट या प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विल इंक्रीज। तो इकोनॉमी जो है फ्लरिश करनी शुरू कर देगी। दस, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस डिमांड के टाइम पे इन्फ्लेशन आता है, डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पे डिफ्लेशन आता है। द सेंट्रल बैंक में raise or lower the bank rate resulting in decrease or increase in the availability of credit। तो सिचुएशन के हिसाब से जो है आरबीआई या सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट को ऊपर नीचे करती रहती है, ठीक है। सिंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है वो मतलब वो नहीं मानती, ठीक है। हैज नॉट बीन डिस्काउंटिंग, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसको डिस्काउंट नहीं करती। द बैंक इज नॉट एन एक्टिव, ये जो बैंक रेट है इट इज नॉट एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। इंडिया में ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। बैंक रेट इन इंडिया हैज acted as a penal interest rate charged by the RBI from commercial banks for shortfall in meeting their reserve requirements, that is cash reserve ratio and statutory liquidity ratio। Very important, जो बैंक रेट है इंडिया में वो एक्ट करते हैं एज अ पीनल इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट पीनल तरीके से चार्ज करते हैं कि अगर किसी भी कमर्शियल बैंक ने सीआरआर और एसएलआर को अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो उनको जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ गए बात। तो बैंक रेट को इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो कमर्शियल बैंक्स अच्छे से आरबीआई की या सेंट्रल बैंक की बात मानते हैं उनको सस्ते रेटों पे भी लोन दे दिया जाता है, ठीक है। इनफैक्ट बैंक रेट इज प्योरली अ सिग्नलिंग रेट। तो असल जिंदगी में देखें तो बैंक रेट एक सिग्नलिंग रेट है। सिग्नलिंग आरबीआई लॉन्ग टर्म आउटलुक
ऑन द इंटरेस्ट रेट, वो सिग्नल करता है कि लॉन्ग टर्म में ये इंटरेस्ट रेट होंगे. इन रियलिटी द आरबीआई हैज रिप्लेस्ड द बैंक रेट विद रेपो रेट एज द मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी. तो असल जिंदगी में जो आरबीआई है उसने बैंक रेट को रेपो रेट से जो है वो जो है रिप्लेस कर दिया है. और रेपो रेट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं. रेपो रेट आपको एक नंबर में अलग से भी आ सकता है. रेपो रेट और रीपर्चेज रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक, जो कि आरबीआई है इंडिया में, लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अगर किसी भी कमर्शियल बैंक के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं वो उनको गिरवी रख के जो सेंट्रल बैंक है उससे लोन ले सकता है. जिस रेट पे लोन लेगा उसे रेपो रेट कहा जाता है. दिस इज डन बाय आरबीआई थ्रू बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स with an agreement to sell them back at a fixed rate. Very important. जब भी आरबीआई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है सेल करता है कमर्शियल बैंक्स को, तो बेसिकली गवर्नमेंट को ही लोन देना हो गया ना, ठीक है. तो अब क्या करता है, दिस इज डन बाय आरबीआई थ्रू बाइंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स. अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कमर्शियल बैंक्स के पास पड़े हैं वो वापस ले लेता है, एक फिक्स रेट पे उनको उनके पैसे दे देता है, ठीक है. रेपो रेट सिग्निफाइज the rate at which liquidity is injected in the banking system by RBI. तो रेपो रेट हमें ये दिखाता है कि किस तरीके से जो लिक्विडिटी है वो इकोनॉमी में इंजेक्ट की जा रही है आरबीआई के थ्रू, क्योंकि आरबीआई ही तो कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करा रहा है बॉन्ड्स ले लेके. समझ गए बात, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है. इफ आरबीआई वांट्स टू मेक बोरोइंग फ्रॉम इट मोर एक्सपेंसिव इट इंक्रीजेस द रेपो रेट. अगर आरबीआई जो है ये चाहेगा कि लोन्स महंगे हो जाए तो वो क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा. अगर रेपो रेट बढ़ गया तो जो छोटे बैंक हैं वो जो लोन्स लेते हैं आरबीआई से वो भी बढ़ जाएंगे. जो छोटे बैंक सेंट्रल बैंक से लोन्स लेते हैं वो महंगे हो जाएंगे और अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक्स को भी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा. सिमिलरली इफ आरबीआई वांट्स टू मेक इट चीपर फॉर बैंक्स टू बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई इट रिड्यूसेस द रेपो रेट. अगर वो चाहती है कि बैंक्स को जो है सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्जा मिल जाए क्योंकि इकोनॉमी में मंदी चल रही है तो वो रेपो रेट को कम कर देगी, ठीक है. अब इसका एक और कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट उससे उल्टा हो गया. रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच द आरबीआई बोरोज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट पीरियड. अब आरबीआई को भी तो पैसा चाहिए हो सकता है, वो कमर्शियल बैंक से जो पैसा लेगी उसके ऊपर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी ना. समझ गई बात. दिस इज डन बाय सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स टू बैंक्स. जब भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है बैंक्स को बेचे जाते हैं वो बेचता कौन है, आरबीआई. और वो जो पैसा जाता है वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास या आरबीआई के पास जाता है. अब उस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है. बैंक्स यूटिलाइज द रिवर्स रेपो रेट फैसिलिटीज टू डिपॉजिट देयर शॉर्ट टर्म एक्सेस फंड्स विद द आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट ऑन इट. जैसे हमारे पास पैसा है हम बैंकों में डालते हैं, बैंक हमें थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता है, ठीक है. वैसे ही ये जो छोटे बैंक है जब ये आरबीआई के पास पैसा डालेंगे तो आरबीआई भी तो इनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है. रिवर्स रेपो रेट सिग्निफाइज द रेट एट विच आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स. तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, वो रेट जिसपे जो बैंकों के पास एक्सेस लिक्विडिटी है उसको एक्सेस पैसे को कमर्शियल बैंक से निकाल के सेंट्रल बैंक में डालने का रेट है. वो पैसा या वो रेट जब कमर्शियल बैंक्स अपना एक्सेस पैसा सेंट्रल बैंक को जमा करवाएंगे तो सेंट्रल बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन. सेकंड इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है. ये काफी लंबा होता जा रहा है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस is another quantitative instrument at the disposal of central bank to control the volume of bank credit in the economy. तो पहली लाइन तो वही लिख दी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि मनी सप्लाई या फिर फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सकता है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स. तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, सेल एंड परचेज करना. जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ठीक है, उनको सेल एंड परचेज करती है ओपन मार्केट में. कौन करता है, सेंट्रल बैंक. इट इज अ डायरेक्ट एंड डेलिब्रेट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर एलिजिबल सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है ओपन मार्केट में. ज्यादातर जो है 25,000 के मल्टीपल में हम इनको खरीद सकते हैं या ज्यादातर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदते हैं. सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर securities influence the cash reserves with the commercial banks and thereby their power to create credit. अगर
ये सिक्योरिटीज को बेच देगी, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इनको बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा? कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास बचेगा ही नहीं लोन देने के लिए। समझ गई बात? द थ्योरी ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन इज वेरी सिंपल, काफी सिंपल है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बूम, जब भी बूम पीरियड आ जाता है, व्हेन द इकोनॉमी फेसेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर, प्राइस काफी हाई होता है, मनी सप्लाई हाई होती है, द सेंट्रल बैंक वुड लाइक द कमर्शियल बैंक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा कि कमर्शियल बैंक्स जो है लोन्स कम दें। इन सच अ सिचुएशन द सेंट्रल बैंक सेल्स द गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। तो वो मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में बैंकों को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेंगे और उनसे पैसे ले लेंगी। जब उनके पास पैसे नहीं बचेंगे तो वो आगे लोन्स कहां से देंगे? बायर्स ऑफ दीज सिक्योरिटीज, जो भी बायर्स होंगे मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स, बायर्स ऑफ दीज सिक्योरिटीज पे द सेंट्रल बैंक बाय ड्रॉइंग चेक्स ऑन देयर कैश डिपॉजिट्स इन द बैंक्स। तो अगर हम भी खरीदना चाहें तो हम भी 25,000 के मल्टीपल पे खरीद सकते हैं। दिस रिड्यूसेस द कैश होल्डिंग्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इससे कमर्शियल बैंक्स की कैश होल्डिंग्स कम हो जाती है, उनके पास पैसा ही नहीं बचता। हम भी खरीद सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आगे खरीद सकते हैं। रिडक्शन इन देयर कैश होल्डिंग्स फोर्सेस द बैंक्स टू रिड्यूस देयर एडवांसेस एंड लोन्स। जब उनके पास पैसे नहीं बचेगा तो लोन्स कहां से देंगे? ठीक है, तो वी नो that the power of commercial banks to create credit is limited among limited by among other factors the size of cash available with the banks। तो ये जो क्रेडिट क्रिएशन पावर है बैंक की, ये और भी कई फैक्टर से असरदार होती है जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, मगर सबसे मेन चीज किस पे असरदार होती है कि बैंक के पास कैश कितना है। अगर बैंक के पास कैश ही नहीं रहेगा, लोगों ने भी खरीद ली ये सिक्योरिटीज और बैंक ने भी खरीद ली, तो बैंक के पास तो पैसा कम रह गया। A reduction in their cash would lead to a reduction in the power of the commercial banks to create credit। तो वो क्रेडिट या लोन्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो likewise when the central bank aims at an expansion of credit during the period of recession, मान लो रिसेशन चल रहा है तो वो क्या करेगा? It pursues the policy of purchase of securities from the commercial banks and other components of money supply एंड कैपिटल मार्केट्स। तो बेसिकली वो क्या करेगा? जिन जिनको सिक्योरिटीज पहले बेची थी सेंट्रल बैंक ने, उनको कहेगा कि भाई मुझे वापस कर दो और मेरे से पैसा ले लो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होगा? इंजेक्टिंग एडिशनल कैश इनटू द सिस्टम। इससे लोगों के पास पैसा आएगा जिन्होंने सिक्योरिटीज खरीदी थी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे थे, या फिर जो कमर्शियल बैंक है उनके पास पैसा आएगा। दिस विल ट्रांसफर कैश फ्रॉम द सेंट्रल बैंक टू पब्लिक, या लोगों की जेब में या कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आएगा। एज अ रिजल्ट द कैश अवेलेबल विद द बैंक्स विल इंक्रीज, बैंकों के पास पैसा बढ़ जाएगा। देयरफॉर बैंक्स would be able to extend more loans। तो बैंक्स जो है वो ज्यादा लोन्स दे सकेंगे। तो इसको कंक्लूड करें तो इसमें ये था कि जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह वो बेच देता है, और जब रिसेशन या डिप्रेशन आता है या डिफ्लेशन वगैरह आती है तो वो वापस खरीद लेता है और लोगों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा दे देता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैश रिजर्व रेशियो is a direct, quick and effective method of controlling the power of commercial banks to create credit। तो पहली लाइन तो इसकी तारीफ की होगी कि भाई ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट एंड क्विक एंड इफेक्टिव है। कैश रिजर्व रेशियो is the minimum percentage of total deposits with the commercial banks which they are required to maintain in the form of cash reserves with the central bank। तो कैश रिजर्व्स उनके टोटल पैसे का वो परसेंटेज है जो कि ये छोटे बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट कराएंगे। समझ गई बात? कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व्स। तो मतलब ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा आएगा उसका कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना पड़ता है। कमर्शियल बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा है उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई या सेंट्रल बैंक के पास वो जमा करवाएगा। दिस इज known as statutory minimum reserves। इसको statutory minimum reserve भी कहा जाता है। and the excess over this statutory minimum reserve is the excess reserve। अब इसके ऊपर बाकी जो पैसा बचा हुआ है वो excess reserve है जिसका लोन दिया जा सकता है। It is on the basis of this excess reserve that commercial banks are able to create credit। ठीक है, एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो 20% बैंक ने आरबीआई के पास रखना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो बाकी 80% तो आगे लोन दे देगा, तो जितना लोन देगा उतनी मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो आरबीआई क्या करेगा? ये सीआरआर को कंट्रोल करेगा ताकि लोन देने की जो एबिलिटी है वो हिट कर सके उसकी। द सेंट्रल बैंक हैज द पावर टू वेरी द स्टैट्यूटरी मिनिमम रिजर्व रेशियो।
तो उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है। कैसे? एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो मीन्स दैट द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप मोर कैश विद द सेंट्रल बैंक। अगर सीआरआर को बढ़ा दिया गया तो अब छोटे बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे। कंसिक्वेंटली द साइज ऑफ एक्सेस कैश रिजर्व्स with the commercial banks is reduced and their capacity to create credit is squeezed। तो अगर वो ज्यादा पैसे सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे तो उनके पास कम पैसा रह जाएगा लोन देने के लिए और लोन्स की फैसिलिटी कम हो जाएगी। Therefore, the commercial banks will be in a position to create only a smaller volume of credit। तो वो कम में लोन दे पाएंगे। Likewise, a fall in the cash reserve ratio, अगर cash reserve ratio गिर जाती है, will enable the commercial banks to expand their credit because banks will have more cash balance with them as they are required to keep less cash with the central bank। अगर गवर्नमेंट ने सीआरआर मतलब सेंट्रल बैंक ने सीआरआर कम कर दी तो अब बैंकों को जो सेंट्रल बैंक है उसके पास कम पैसे रखने पड़ेंगे, कम परसेंटेज रखनी पड़ेगी और उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा जिससे वो ज्यादा लोन्स दे सकते हैं। Thus, by charging by changing the reserve ratio, जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है, cash reserve ratio that the commercial banks are required to keep with RBI, that is central bank, in the form of cash against their deposits, the RBI can influence the क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो वो सीआरआर को चेंज करके बैंक्स की जो क्रेडिट कैपेसिटी है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है। इन इंडिया द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अनदर काइंड ऑफ रिजर्व्स ऑन द कमर्शियल बैंक्स नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इंडिया में एक और जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो फॉलो करती है आरबीआई, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है एसएलआर। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स which it has to keep with itself in the form of cash, reserve, gold and government securities। तो एक तो पैसा हो गया सीआरआर जो उसके पास रहेगा, एक होता है एसएलआर। एसएलआर वो पैसा है जो बैंक के पास एट ए टाइम होना ही चाहिए, जो कि कैश रिजर्व की फॉर्म में हो या गोल्ड की फॉर्म में हो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में हो, होना ही चाहिए। दिस इन एडिशन टू सीआरआर, मतलब सीआरआर तो है ही है, एसएलआर भी होना चाहिए। ठीक है। दिस मीन्स या दिस मेजर्स aims at making commercial bank to keep adequate amount of cash with them to meet the cash demand of their depositors and to control the amount of बैंक क्रेडिट। तो बेसिकली ये इसलिए लाया गया है ताकि फला अमाउंट के कैश होने चाहिए कि खड़े पे डिपॉजिटर आए तो उनके पास उतने पैसे होने चाहिए। मोर ओवर अगर जो सेंट्रल बैंक है उसको क्रेडिट को कंट्रोल करना है तो एसएलआर को भी वो बढ़ा देता है ताकि लोन्स वगैरह कम दे सेंट्रल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक्स। एसएलआर डायरेक्टली अफेक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। ये भी डायरेक्टली असर करता है। अगर एसएलआर को कह दिया ज्यादा रखो तो बैंक को खड़े पार अपने पास ज्यादा पैसे रखने पड़ेंगे और बैंक कम लोन दे पाएगा। आरबीआई हैज बीन ऑथोराइज्ड टू चेंज द एसएलआर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो टाइम टू टाइम एसएलआर या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को भी टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। ठीक है। तो अब आ जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है या क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कहा जाता है। ठीक है। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इतनी देर बोलना भी मुश्किल है, बट ये टॉपिक अब मैं खत्म करवा के ही छोड़ूंगा। ठीक है। सिलेक्टिव और क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एम्स एट रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग the allocation of credit among various users rather than influencing the general availability of credit। तो इससे क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट या क्वांटिटी ऑफ लोन या कॉस्ट ऑफ लोन पे असर नहीं पड़ता। इन इंस्ट्रूमेंट से असर पड़ता है कि लोन्स कहाँ फ्लो होंगे, किस जगह पे इस्तेमाल होंगे, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए जाएं और अनप्रोडक्टिव के लिए ना जाएं। वी डिस्कस बिलो द मेन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे पहला आ जाता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कि कंज्यूमर क्रेडिट को कंट्रोल करना। ठीक है। An important instrument of selective credit control is the regulation of consumer credit, कि consumer credit ज्यादा देना है कम देना है, क्योंकि consumers भी तो लोन लेते रहते हैं, लोन्स पे सामान लेते रहते हैं। It aims at regulating the consumer installment credit on hire purchase finance, जैसे टीवी लोन पे ले आए, कार लोन पे ले आए, कुछ समझ के बाद। Hire purchase finance is the method of using bank credit by the consumers to buy expensive durable consumer goods like motor cars, phones, computers, etc. etc. तो इन चीजों के जो डिमांड है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। A certain percentage of price of the durable goods is paid by the consumers as the cash down payment and the remaining portion of the price is financed by the bank credit। मान लो मैंने कार लेनी है, 2 लाख रुपए मैंने कैश दे दिया या मिनिमम अमाउंट जो है वो कैश दे दिया, बाकी बैंक ने फाइनेंस कर दिया। The bank loan is realized
फ्रॉम द कंज्यूमर इन इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। बाकी पैसा बैंक मेरे से लोन की फॉर्म में लेगा और ईएमआई मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो उस फॉर्म में लेगा। The central bank may regulate the use of bank credit by consumers to buy durable consumer goods by changing the interest rate charge on such loans and by influencing the amount of down payments, number of installments of repaying such loans and the maximum period of repayment। अब जो आरबीआई है ये टांग फंसा देता है यहाँ पे कि जो नॉर्मल कंज्यूमर लोन्स है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। अगर तो वो एनकरेज करना चाहता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा, और अगर डिस्करेज करना चाहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा। या फिर आरबीआई कहेगा कि इतनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, या आरबीआई कहेगा कि अपना मिनिमम कैश इतना दो, इतना परसेंट दो। तो इस टाइप के अड़ंगे फंसा के वो लोन को एनकरेज या डिस्करेज कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल में समझाया, इफ द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स दैट more of the bank credit should be given to the consumers, it may reduce the down payment and increase the maximum period of repayment। वो जो लोन का जो रीपेमेंट का टाइम है वो भी बढ़ा देगा और जो डाउन पेमेंट है वो भी कम कर देगा उसकी परसेंटेज। ऑन द अदर हैंड, if the central bank desires to reduce the availability of such credit, it raises the amount of down payment and reduces the maximum period for repayment। तो लोन की जो पीरियड है वो भी कम कर देगा और डाउन पेमेंट भी बढ़ा देगा। समझ गई बात? तो ये उसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में, कि किन किन चीजों पे उसने जो कंज्यूमर क्रेडिट है उसको इजी बनाना है और लग्जरी वगैरह पे कम इजी बनाना है। समझ गए बात? नेक्स्ट आ गया रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अलग से भी एक नंबर का आ सकता है। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो पहली लाइन तो वही लिख दी क्योंकि पेज भी तो भरने हैं ना। एज वी नो द कमर्शियल बैंक्स जनरली गिव लोन्स टू देयर कस्टमर्स अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज। हमें ये पता है कि जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। सच लोन्स आर नोन एज सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जिसके पीछे आपने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है। However, banks do not give loans equal to the full amount of the value of security, but of an amount which is less than its value। मान लो आपने 1 लाख की सिक्योरिटी रख दी, 1 लाख का सोना रख दिया या 1 लाख की कुछ गिरवी चीज रख दी, 1 लाख के शेयर रख दिए, तो आपको 1 लाख का लोन नहीं मिलेगा, उससे कम अमाउंट का मिलेगा। समझ की बात? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन granted against these securities is known as margin requirement। मान लो 1 लाख का आपने सिक्योरिटी दी, आपको 90,000 का लोन दे दिया, तो ये जो 10,000 है, ये जो गैप है इसके बीच में, इसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, बैंक्स कीप दिस मार्जिन टू प्रोटेक्ट themselves against any fall in the value of security। बैंक अपने पास इतना मार्जिन रखते हैं कि कल को सिक्योरिटी की वैल्यू गिर भी गई तो उसको नुकसान ना हो। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट बाय फिक्सिंग दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को। वो कह देता है कि मिनिमम इतना मार्जिन रखो। अगर वो चाहता है किसी चीज को एनकरेज करना तो उसमें ये जो मार्जिन है कम कर देगा कि मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से वैल्यू कर देगा। जैसे मान लो अगर वो चाहता है एनकरेज हो तो क्या पता 95,000 का भी लोन दे दे। अगर वो डिस्करेज करना चाहता है लोन को तो वो कहेगा नहीं जी, 1 लाख की सिक्योरिटी है तो 70,000 का ही लोन दो। समझ की बात? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेंट्रल बैंक फिक्सेस a margin requirement of 10% against the security of food grains, the trader in food grains can borrow 9,000 against the total stock of food grains valued at 10,000। तो सिंपल वर्ड्स में वही है, अगर 10,000 के फूड ग्रेन्स की सिक्योरिटी दे दी तो 9,000 जो है वो लोन ले सकता है। इसमें 10% जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट की गई है। इफ द सेंट्रल बैंक वांट्स टू एक्सपैंड द क्रेडिट, अगर क्रेडिट को एक्सपैंड करना है, इट रिड्यूसेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब ये जो 10% की जगह 5% कर देगा, इसमें फिर 10,000 की सिक्योरिटी पे 9,500 का भी लोन मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड, इफ इट वांट्स टू कर्ब द बैंक रेट, इट विल रेज द मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो यही चीजें जो मैंने आपको समझाई कि अगर वो लोन्स को जो है एनकरेज करना चाहता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगा, 10% से नीचे ले आएगा। अगर लोन्स को मैं उल्टा बोल गया शायद, अगर लोन्स को एनकरेज करना चाहता है तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको कम कर देगा। अगर लोन्स को डिस्करेज करना चाहता है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को 20% कर देगा। समझ की बात? तो नेक्स्ट आ जाता है क्रेडिट राशनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब एक कोटा बांध देगा, इस सेक्टर को इतना जाए, इस सेक्टर को इतना जाए। समझ की बात? राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। पहली लाइन तो वही लिख ली। इट एम्स एट लिमिटिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैंक लोन्स एंड एडवांसेस एज वेल एज इन सर्टेन केसेस फिक्सेस द
मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन्स फॉर स्पेसिफिक पर्पजेस, कि एग्रीकल्चर को इतने परसेंट ही लोन जाएगा, इंडस्ट्री को इतने परसेंट ही लोन जाएगा, ऐसे ऐसे सेट कर देना, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट ऑफ, मैंने फिर से लिख दिया राशनिंग ऑफ क्रेडिट, फिर से मैंने ऑफ क्रेडिट लिख दिया, मे टेक टू फॉर्म्स, नंबर 1 या नंबर ए, द सेंट्रल बैंक मे फिक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस व्हिच कैन बी गिवन बाय अ कमर्शियल बैंक। वो फिक्स कर सकता है कि एक कमर्शियल बैंक इस सेक्टर को इतना मिनिमम लोन मैक्सिमम लोन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा, समझिए बात, ताकि ज्यादा रिस्क ना हो जो उसका। द सेंट्रल बैंक में फिक्स द मैक्सिमम रेशियो ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स टू इट्स टोटल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लिमिट फिक्स कर दी कि इससे ज्यादा लोन नहीं जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रेशियो, कि अगर टोटल लोन दिया है, इस टोटल लोन का 10% से ज्यादा इस सेक्टर को नहीं देना, समझिए बात। तो ओवरऑल यही बात है कि भाई सेट कर देना लिमिट के इससे ज्यादा ना लोन दे। डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक सिचुएशन द सेंट्रल बैंक में इंक्रीज और डिक्रीज द सीलिंग, जो भी सरकार ने सीलिंग फिक्स की है, लिमिट फिक्स की है, ऑफ द बैंक क्रेडिट थ्रू दीज टू वेज एंड देयर बाय इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। तो इससे भी जो बैंक्स है उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उस पर असर पड़ता है। अगर तो क्रेडिट राशनिंग लगा दी कि भाई इतने परसेंट से ज्यादा या इतने लोन से ज्यादा नहीं दे सकता, तो लोन कम दिया जाएगा। अगर सरकार ने कह दिया जितना देना है दो, राशनिंग को खत्म कर दिया क्योंकि डिप्रेशन चल रहा है या रिसेशन चल रहा है, उसमें बैंक ज्यादा लोन दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्ट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्शन रेफर्स टू वेरियस डायरेक्टिव्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू रेगुलेट देयर लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। तो ये डायरेक्शंस होते हैं जो टाइम टू टाइम जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को देता रहता है ताकि वो इसको फॉलो करें। द सेंट्रल बैंक कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स, वो डायरेक्ट एक्शन भी ले सकता है कमर्शियल बैंक्स के खिलाफ। दिस पॉलिसी मे नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ऑल द बैंक्स बट अगेंस्ट ओनली दोज बैंक्स व्हिच डू नॉट फॉलो द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो वो टाइम टू टाइम उनको रिकमेंड करता रहता है कि फला फला बैंक मेरी बात नहीं मान रहा, उनको डायरेक्ट एक्शंस दे सकता है कि भाई ये काम करो, ठीक है ना, उन्हीं को करेगा जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मानते। These direct actions may take the form of refusal of rediscounting facilities or refusal of loans from central bank, charging of penal rates of interest। तो ये डायरेक्ट एक्शंस में ये हो सकता है कि आरबीआई या सेंट्रल बैंक कह दे मैंने लोन नहीं देना या महंगे रेट पे लोन देना है, या फिर अगर आपको कोई भी काम कराना है तो फलां फलां फाइन लगेगा। तो बेसिकली ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या फिर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स दे सकता है, ठीक है ना। तो वही बताया कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक बात नहीं मानता तो उसके ऊपर डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन इज द मेथड ऑफ परसुएशन, रिक्वेस्ट, इनफॉर्मल सजेशन एंड एडवाइस टू द कमर्शियल बैंक्स बाय सेंट्रल बैंक। तो इसमें मॉरल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के ऊपर, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा जो बात नहीं मानते, समझ गए बात। सेंट्रल बैंक convenes the meetings of the heads of the commercial banks and explains to them the need for adoption of a particular monetary policy and appeals to them to follow this policy। तो वो मॉरली सारे बैंकों के हेड को बुला लेते हैं सेंट्रल बैंक वाले और ये कह देते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है और हमें इकोनॉमी को इस हिसाब से चलाना है और तुम इस हिसाब से काम करोगे, ठीक है। मॉरली प्रेशर क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल बैंक में रिक्वेस्ट द कमर्शियल बैंक्स नॉट टू ग्रांट लोन्स फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस। वो कह सकते हैं कि भाई शेयर मार्केट के लिए लोन मत दो या अनसिक्योर्ड लोन्स मत दो, ठीक है। सेंट्रल बैंक रियलाइजेज या रिलाइज, उल्टा बोल गया मैं, सेंट्रल बैंक रिलाइज अपॉन इट्स मॉरल इन्फ्लुएंस ऑन द कमर्शियल बैंक्स एज द हेड एंड लीडर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इकोनॉमी उसका हेड है, एक जिम्मेदारी निभाता है कि भाई उनको समझा बुझा दे मॉरली प्रेशर क्रिएट करके कि भाई ऐसा करो ऐसा मत करो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पब्लिसिटी करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीका है। पब्लिसिटी इज अनदर मेथड ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है, द सेंट्रल बैंक एक्सप्रेसेस its views about the conditions prevailing in the economy relating to money supply, prices, production, employment, etc. to put moral pressure on the banks। वो बैंक को बताता है कि भाई इकोनॉमी में ये चल रहा है, मनी सप्लाई ऐसी है, प्राइसेस ऐसे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट या प्रोडक्शन ऐसी है, तो इसके हिसाब से हमें ये मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी है। इट मे पुट फॉरवर्ड इट्स व्यूज बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू द मीडिया ऑफ पब्लिसिटी। तो वो पब्लिसिटी के थ्रू बैंकों को इनडायरेक्टली बता सकता है कि इस तरीके से फॉलो करो, लोन्स कम दो या ज्यादा दो। द सेंट्रल बैंक यूजेस दिस मेथड बोथ फॉर इन्फ्लुएंसिंग क्रेडिट पॉलिसीज ऑफ द कमर्शियल बैंक्स एज वेल एज इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री।
तो इस मेथड को लोगों के ओपिनियन के को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको, जो उनकी क्रेडिट पॉलिसीज है उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, देयर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द बैंक क्रेडिट। तो कंक्लूड यही कर सकते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक के पास बहुत हथकंडे हैं, या बहुत इंस्ट्रूमेंट है, या बहुत मेथड्स हैं जिसके थ्रू मनी की सप्लाई को या क्रेडिट के फ्लो को इकोनॉमी में कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, एमपीसी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।